सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पीडीएम के 11 जमाती इत्तेहाद ने कराची में हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक का एक बड़ा जलसा किया, जिसमें कराची के नुमाइंदे ना होने के बराबर थे। मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमातों के बड़े लीडर्स ने हुकूमत के खिलाफ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की, लेकिन उनमें कराची के मसाइल का जिक्र कहीं नहीं था, जिसको कराची के अवाम और कराची में सियासत करने वाली सियासी जमातों ने बहुत महसूस किया। जिसके बाद पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने ऐलान किया कि वो 8 नवंबर को कराची में उसी मकाम पर जलसा करेंगे जहां पीडीएम ने जलसा किया था, जिसमें सिर्फ कराची के मसाइल पर बात होगी। कल ये जलसा हुआ जिसमें मुस्तफा कमाल ने कराची की तबाही का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और माजी की हुकूमतों को करार दिया। कराची की आवाम को मुखातिब करके कहा कि पीडीएम के जलसे में सिर्फ इमरान खान को हटाने का ड्रामा किया गया। 12 साल से सिंध में इख्तिदार में रहने वाली पीपल्स पार्टी ने सूबे को क्या दिया? 12 सालों में 8,000 अरब रुपए हजम कर गए, जिसका हिसाब लेंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मुस्तफा कमाल को वजीर आजम इमरान खान के हुकूमत चलाने के तरीक़ेकार पर भी एतराज़ है। कहा कि 2.5 साल बाद भी इमरान खान को यकीन नहीं कि वो हुक्मरान बन गए हैं। वो आज भी इंतखाबी मुहिम की तरह अपनी हुकूमत को चला रहे हैं। वो मोदी से बात करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन से नहीं। इस बारे में मुस्तफा कमाल का क्या कहना था, ये आप सुनिए। मुस्तफा कमाल को नून लीग के बयानिए में भी तजाद नजर आता है। कहा कि तारीख का स्याह तरीन दौर है कि कौम हुक्मरानों और अपोजिशन दोनों से ही मायूस है। मरियम नवाज, आपके वालिद ने लापता अफराद को बाजियाब क्यों नहीं करवाया? माजी में इदारों को इस्तेमाल करने वाले आज इदारों को निशाना बना रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कराची की तबाही की दास्तान की गवाही अब बैनुल अक़वामी जरीदे भी दे रहे हैं। कराची के हवाले से गुज़िश्ता दिनों ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाये की, जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और माशी हब कराची को उसकी बदहाली पर सियासी लावारिस कहा गया। कराची, जहां से 30 साल तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जीते हुए नुमाइंदे असम्बलियों तक पहुंचते रहे और वहां जाकर उन्हें भूलते रहे। कराची और सिंध के अवाम की महरूमियों को दूर करने की बात करके मैंडेट लेने वाले अपनी अपनी महरूमियों को दूर करके कई धड़ों में तकसीम हो गए। अब एक बार फिर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं को कराची के अवाम का ख्याल आ रहा है और MQM के साबिक रहनुमा वासे जलील ने वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान वापसी का ऐलान करते हुए कहा कि जल्द महाजिर हुकूक के लिए ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मुस्तफा साहब, 18 अक्टूबर को जो जलसा हुआ था उसमें हमने देखा बड़े बड़े लीडर्स अपोजिशन के आए, उन्होंने बात भी की, सरजमीन कराची की इस्तेमाल हुई, लेकिन उसमें कराची वाले कहीं दिखाई नहीं दिए, कराची की नुमाइंदगी नज़र नहीं आई। कराची का मुकदमा भी वो लोग हुकूमत के सामने नहीं पेश कर सके और फिर पीपल्स पार्टी खुद यहाँ पर सूबाई हुकूमत है उसकी, और वो एज अपोजिशन वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो इस पूरी सूरत हाल में आपने ज़रूरत को समझा कि कराची के मसाइल उजागर करने चाहिए, फिर आपने जलसे का फैसला किया या ये जलसा पहले से प्लान था आपका? नहीं, हमने 18 अक्टूबर के इनके जलसे को और इनकी बातें देखने के बाद हमने ये फैसला किया अगले दिन। इसलिए कि देखिए, आज से 2 महीने पहले की कराची की खबर ये थी कि नालों का पानी घरों में घुस आया है, 64 लोग हलाक हो गए और हज़ारों लोग बेघर हो गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। ये थी कराची की खबर, सबसे बड़ी खबर थी, 2 महीने पहले की बात है, और जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। उसके बाद आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अदालत लगाई, वज़ीर आला को बुलाया, मेयर को बुलाया, उनकी सरजनिश की। फिर जो है वो PM ने, प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर भेजा। यानी कि इतनी तबाही थी कि यहाँ पर NDMA को आना पड़ा, यहाँ पर उनको भेजा यहाँ पर। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर आर्मी चीफ आकर 2 दिनों तक यहाँ पर बैठे। कोई वो जंग की प्लानिंग नहीं कर रहे थे बैठकर, वो उन्होंने नालों की प्लानिंग, कोई कचरे की प्लानिंग, कोई रोड की प्लानिंग, और वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो कंसर्न होकर यहाँ पर आए थे कि भाई कराची डूब रहा है तो पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, ये वाली बात थी। उसके बाद आपने देखा कि 7 घंटों के लिए वजीर आजम पाकिस्तान ने कराची का दौरा किया, गवर्नर हाउस का, और उन्होंने एक पर्चा पढ़ के सुनाया जिसपे 1100 अरब रुपए का एक पैकेज लिखा हुआ था, और ये जा और वो जा। उसके बाद ये अपोजिशन की जमातें आई, कुछ भी नहीं हुआ। हम समझे ये बात करेंगी कि भाई कराची का ये मसला, ये मसला, ये मसला, लेकिन गजब खुदा का कि इतना बड़ा जलसा हुआ, इतने सारे रहनुमाओं ने तकरीर की, एक लफ्ज कराची के ऊपर नहीं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनकी सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की यहाँ पर सिंध में, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं
कि जैसे उनके पास कभी एक काउंसलर भी नहीं है। वो हर बात का ब्लेम जो है वो वफाकी हुकूमत को और इमरान खान को गर्दान रहे हैं। भाई पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की वजह से हो सकता है मसला हो, सिंध का मसला इमरान खान की वजह से, पीटीआई की वजह से नहीं है। सिंध में उनका कसूर यह है कि उन्होंने हमें मरने से बचाया नहीं है, लेकिन मारा उन्होंने नहीं है। मारा पीपल्स पार्टी ने हमें 12 सालों से पानी, एक कतरा नया पानी नहीं दिया इन्होंने, एक नई बस नहीं दी। जो पानी हमारे नलकों में आता था उसको भी हम टैंकर में खरीद कर पीते हैं। कराची दुनिया का सबसे गंदा तरीन शहर वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर हो गया है। तबाही बर्बादी, यहां पर जॉब्स जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज से हटा लिया उन्होंने, पानी नहीं दे रहे, रोड नहीं दे रहे, गैस नहीं दे रहे, यहां से बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकारी नौकरियों में कराची वालों का कोई कोटा नहीं है, कोई यहां पर जाली डोमिसाइलें बनाकर लोगों को मुलाजमतें दे रहे हैं। गजब खुदा का, ये सब कुछ करने के बाद वो रिवोल्यूशनरी बन रहे हैं, इनकलाबी बन रहे हैं हम। और फिर कराची की गिनती नहीं है पूरी, कराची को सही गिन नहीं रहे। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक कैप्टन सफदर साहब के गिरफ्तार होने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी चीफ को आवाज लगा रहे हैं, बड़े असरूर रसूख वाले हैं, 2 घंटे के बाद आर्मी चीफ की कॉल आ जाती है उनके पास। आज कई सालों से कराची के 70 लाख लोगों को कम गिना गया हुआ है, जो कि उनके सूबाई दारुल खिलाफा है सूबे का। 90% सिंध को रेवेन्यू कमा के देता है, जिस सिंध पर उसकी हुक्मरानी है उनकी। आज तक उन्होंने 70 लाख लोगों के कम गिने जाने पे एक दफा भी आर्मी चीफ को आवाज लगाई है? कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कोई एक दफा फोन किया है उनको? नहीं, क्योंकि अगर सही लोग गिन लिए जाएं तो इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये सूट नहीं करता उनको। इस सारे एपिसोड्स के ऊपर हमने कल जवाब दिया है, कराची के लोगों ने जवाब दिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कराची के लोग जाग गए हैं और वो हमारी आवाज पर खड़े हैं। और कल का ये जो जलसा था, ये लोगों का, खवातीन, माओ बहनों की जो शिरकत थी, बुजुर्गों की जो शिरकत थी, ये हुक्मरानों के लिए और अपोजिशन की जमातों के लिए नौश्ता दीवार होना चाहिए कि अपनी राह ठीक करो, लोगों की बात करो, ये ड्रामे बंद करो। एक हुकूमत गिराने में लगा हुआ है, एक हुकूमत बचाने में लगा हुआ है। ये अपोजिशन की जमातें आज इस्तीफा दे दें, 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस्तीफा नहीं देंगे, इसलिए सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं। सही, लेकिन मुस्तफा साहब ये जो इंटेंशन है इस वक्त हमें हुकूमतों की, ज़ाहिर है वो नहीं दिखाई दे रही, जिसकी जानिब आपने भी इशारा किया। जो काम करना होता है वो करवा लेते हैं। कैप्टन सफदर वाले मामले पर नोटिस करवाना था, वो करवा दिया। 16 और 17 अक्टूबर को उनके अपने जलसे से पहले 2 रोज़ पहले बाग़ जिना के आसपास जिस तरह सड़कों की कारपेटिंग है वो सबने देखा। तो इसका मतलब जिस चीज़ की इंटेंशन हो, जो करना चाहें, वो काम रातों रात भी हो सकते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी हो सकते हैं। और जो तरजीहात ही ना हो, फिर ज़ाहिर है उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो ऐसे वक्त में फिर आपने इस तरह के बड़े जलसे तो इलेक्शन से पहले भी किए हैं, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा होते थे, लेकिन उतने वोट नहीं आप ले सके। फिर इसकी क्या वजह थी? कराची वालों ने आप पर नहीं भरोसा किया और फिर दूसरे लोगों को वोट दे दिया? कराची वालों ने तो हम पर बिल्कुल भरोसा किया था, लेकिन कराची वालों को इस इम्तिहान से गुजरना था। ये जो पिछले इलेक्शन हुए हैं और उस पर जो वोटों का जो सिलसिला था, तो उस पर अब कुछ कहने और रहने की सुनने की कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। अब उसके ऊपर सारी बातें आया हैं कि क्या हुआ था। एनीवेज वी हैव मूव्ड ऑन। अगर लोग हमारे साथ नहीं होते तो कल जो है वो आसमान से कोई खलाई मखलूक नहीं उतरी थी, सारे कराची के लोग थे। तो लोग तो हमारे साथ हैं, लोग पहले भी थे, आज भी हमारे साथ हैं। और एक दफ़ा ये ड्रामा हो सकता था ना जो किया 2018 में। बार बार ये ड्रामे नहीं होंगे, बार बार ये ड्रामे नहीं हो सकते इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने हमें आजमाना था, हमारे सब्र को उसने आजमा लिया। और जिनको हुक्मरानी मिली हुई है उस सारे इलेक्शन के नतीजे में, आज वो रुसवा तरीन लोग हो गए हैं। आज उनकी नाअहली उनकी एक्सपोज हो गई है। शायद अगर उनको ये हुक्मरानी नहीं मिलती तो वो नाअहली उनकी एक्सपोज कभी भी नहीं होती। तो अब लोगों के पास दिमागों में ज़रा सा भी किसी के पास कोई गुमान था तो वो गुमान क्लियर हो गया है। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी का है। जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और मजीद जुड़ रहे हैं, हर जुबान बोलने वाला जुड़ रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये वोट वाला चक्कर भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएगा और ठीक हो जाएगा वोट वाला चक्कर। तो इस पर, और जो आपने पहले बात की कि हुक्मरान जो चाहते हैं कर सकते हैं। यस, 10 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को NFC के अवार्ड के मद में 6,500 अरब रुपए मिले हैं और 1,500 से ज़ायद अरब रुपए इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए सिंध से इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस लिए जो इनके पास रहे, उसमें से 90% कराची ने दिया है। तो 8,342 अरब रुपए, 8,000 10 सालों में 8,342 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने खर्च कर दिए हैं। गजब खुदा का। मैं लोगों को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये 8,000 अरब रुपए कितने होते हैं। मैंने अपने टेन्योर में कुल मिलाकर तनख्वाहें देकर और सारे खराजात करके और डेवलपमेंट के ऊपर भी लगाकर कुल मिलाकर सिर्फ 300 अरब रुपए हमने खर्च किए। तो कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया।
कराची दुनिया में एक ऐसा इकोनॉमिक इंजन बनकर उभरा कि दुनिया की तवज्जो गई। लोग बुला बुला कर मेडल्स देते थे। दर्जनों फ्लाईओवर, सैकड़ों सड़कें, सैकड़ों पार्क, नए हॉस्पिटल, नए स्कूल, ये सब कुछ कराची ने देखा। रोशनियों का शहर बन गया कराची। सिर्फ 300 अरब रुपए, और सारे डेवलपमेंट पे नहीं लगाए, उसमें तनख्वाहें भी गई, उसमें पेट्रोल भी गया, उसमें और भी अखराजात हुए। इनको 8,342 अरब रुपए मिले 10 सालों। इमेजिन करें कि 300 अरब रुपए में क्या काम हुआ था और कराची कहां से कहां गया था। इनको 10 सालों में 8,000। अब ये 10 साल में जो ये तबाही हो चुकी है, जिस जगह पर कराची पहुंच चुका है, अब इन तमाम मसाइल का हल क्या सिर्फ एक आपकी जमात के पास है, या फिर सिंध अर्बन अलायंस? कभी वो जो एक फैक्ट आजकल बात हो रही है, कल फारूक सत्तार साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, हमारी बोल टीवी के एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा इस तरह का भी कोई अलायंस बन सकता है जिसमें हकीकी भी शामिल हो, MQM पाकिस्तान भी शामिल हो, पाक सरजमीन भी हो, और फारूक सत्तार साहब भी हों। इस तरह का कोई अलायंस बनता है तो आप इस अलायंस में काम करने के लिए तैयार हैं? जैसे PDM मूवमेंट इस वक्त बनी हुई है, इस तरह कोई अलायंस सिंध में और खासतौर पर कराची के मसाइल के हल के लिए? नहीं, ये हमारा उनसे कोई इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाक ज़मीन पार्टी अपना नज़रिया दे रही है, अपनी बात कर रही है। हम जो है वो कोई लिसानी जमात नहीं है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है सारी ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, सारे मज़ाहिब के लोग हैं, सारे मसालिक के लोग हैं, और हमारा हमारी एक अपनी सोच है, हमारा एक अपना नज़रिया है, हमारा एक अपना प्रोग्राम है, और हम अपने प्रोग्राम के तहत इस तमाम मूवमेंट को चला रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये आगे बढ़ती जाएगी, और ये लोगों के मसाइल का हल है। पाक ज़मीन पार्टी ही मसाइल का हल है। तो मुस्तकबिल में अगर किसी ऐसे अलायंस की आपको पेशकश भी होती है उसमें शामिल होने की, तो आपका जवाब फिर 100% ना में होगा मुस्तफा साहब? नहीं, अभी तो जब मुस्तकबिल जब आएगा तो उसको देखेंगे, और अभी इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हम नहीं समझते कि आने वाले दिनों में कोई PSP किसी चीज़ का हिस्सा हो सकती है। आई डोंट थिंक सही। तो इस वक्त कराची के जो मसाइल हैं, इसका हल आपके पास इस वक्त प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, हल आपके पास है क्या, और उसके लिए उस पर अमल दरामद करने के लिए आपको कितनी मुद्दत चाहिए होगी? वो जो पहले कराची जो रोशनियों का शहर हुआ करता था, वो रोशनियों का शहर कितने अरसे में आप कराची को दोबारा बना सकते हैं? देखिए, हमारा माजी जो है वो हमारे काम ही हमारी मुस्तकबिल की ज़मानत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से डर लगता है, और हम हराम कमाने वाले लोग नहीं हैं, किरदार वाले लोग हैं, और हमने इस शहर को की खिदमत करके दिखाए। ये जो आज भी जो इख्तियारात वसाइल हैं, 125 अरब रुपए जो इनको सिटी गवर्नमेंट वालों को 4 सालों में मिले थे, इस 125 अरब रुपए से ओवरनाइट मेंटेनेंस हो सकती है। कोई गड्ढा कराची में जो है वो ना हो, रोडों पर पानी लोगों को मिले, लोगों का कचरा उठे, लोगों की सफाई, घरों के आगे सफाई हो, ये सारे अस्पतालों में दवा पहुंचे जो सिटी गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, स्कूलों में तालीम हो, ये आराम से ये सारे काम मेंटेनेंस वाले ये सारे काम हो सकते हैं। तो आपके सवालों का जवाब ये कि जो काम जितना आज पैसा है उस पैसे को अच्छी तरह से 100% ईमानदारी के साथ यूटिलाइज करेंगे तो कराची वालों की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाएगी। 6 महीनों में ये हो सकता है, 6 महीनों में ये दोबारा हो सकता है। किरदार वाले लोगों की जरूरत है। दूसरी बात है कि मजीद इख्तियारात कैसे मिलेंगे? जब क़यादत किरदार वाली होगी, वो जब किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। अगर क़यादत खुद चोर हो, खुद करप्ट हो, खुद एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हो, तो वो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हुकूक की बात नहीं कर सकते। ये 2 चीजें होंगी तो कराची ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि 6 माह में ये चेंज आ सकता है, तो ये और अच्छा 4 साल में वसीम अख्तर साहब नहीं कर सके, वो सिर्फ इख्तियारात की बात करते रहे। इफ्तिखार शिलवानी साहब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, 2 माह भी उनको होने को आए। अब ये बातें की जा रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट उनको भी चेंज कर रही है, अब कोई मजीद 3 नाम सामने आएंगे, उसमें से किसी को लगाया जाएगा। तो फिर ये लोग क्यों नाकाम हो गए? ये उस इख्तियार और उस पैसे में क्यों कराची की हालत नहीं बदल सके? इसलिए कि ये करप्ट हैं, इसलिए कि ये हराम खा रहे हैं, इसलिए कि इनको काम करना नहीं आता, इनको सिर्फ पैसे कमाना आता है, इसलिए कि इनको मरना याद नहीं है, इसलिए कि इनको मरने के बाद अल्लाह ताला से पूछे जाने वाले सवालों का याद नहीं है। ये अपने पेट में आग भर रहे हैं, ये अपनी कब्रों में आग जमा कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं हो पा रहा। आपको याद है ना कि मैंने आज से चंद माह पहले या साल भर पहले की बात होगी कि मैंने कहा था कि झूठ बोल रहे हैं, जब ये अली जैदी की कैंपेन चल रही थी कि झूठ बोल रहे हैं कि कचरा उठाने के इख्तियारात नहीं है, 3 महीने के लिए ये इख्तियारात, ये कचरे का डिपार्टमेंट दो, मैं शहर साफ करके चलाता हूँ। 14 घंटे के बाद मेयर ने उस अपने इंस्ट्रक्शन को वापस लेना पड़ा ना। अगर वाकई इख्तियारात नहीं होते तो मुस्तफ़ा कमाल उनका मुखालिफ था, उसको छोड़ देते। 3 महीने बाद वो किसी को नहीं कहता ये वाली बात कि भाई उसके वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इख्तियारात थे। 14 घंटे उनको लगा था कि शायद मैं
ये काम, ये जिम्मेदारी लूँगा नहीं, लेकिन जो है वो उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये वो एक केस स्टडी है जिससे ये पता चलता है कि बिल्कुल इख्तियारात इतने हैं कि कचरा उठाया जा सके, शहर की मेंटेनेंस हो सके। ये 6 ओवरनाइट अगली अगर किरदार वाले लोग होंगे, अगली सुबह से आपको शहर में तब्दीली नजर आना शुरू हो सकती है। 6 महीनों में तो शहर ठीक हो सकता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो मुस्तफा साहब, ये कराची की सियासत में कुछ अब क्या कोई चेंज आने वाला है? हैदराबाद रिजवी साहब, आदिल सिद्दीकी साहब वापस आ गए, वासिफ जलील साहब बात कर रहे हैं कि वॉइस ऑफ कराची के नाम से हम सियासत शुरू करेंगे दोबारा। तो ये कुछ तब्दीलियां इस वक्त जो लोग बाहर थे कई सालों से वापस नहीं आ, किस तरह से बाहर गए थे वो भी सबके सामने है। ये लोग अब वापस आ रहे हैं, तो ये होने क्या वाला है अब कराची में? नहीं, मैं नजूमी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होने वाला है और मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं। अच्छा, नहीं, आपके इल्म में कुछ कि इनके मामला सेटल हो गए, तय हो गए? क्योंकि जो फ्लाइट्स आई हैं वो डायरेक्ट इस्लामाबाद आई हैं, ये लोग कराची भी नहीं आए। कहाँ तो बाहर मुल्कों में क्या कर रहे हैं, कहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ भी नहीं पता होता? इतना काम है मेरे पास, इतनी मसरूफ, आपसे कोई राब्ता किसी का? इतना काम है, इतनी मसरूफियत है हमारी, अल्लाह के शुक्र रोजाना की इतनी इंगेजमेंट्स है। लेकिन मुझे एक तवील अरसे आप इनके साथ रह चुके हैं, काम किया है साथ में, एज टीम आप लोगों ने सबने साथ काम किया है, तो किसी से कोई तो बातचीत, कोई ऐसी खबर आपके पास होगी कि क्यों वापसी हुई है इनकी? गो के बताया जा रहा है हैदराबाद रिजवी साहब की वालदा अलील हैं, लेकिन कोई ना कोई सियासी मकसद भी हो सकता है आने के पीछे। ये हमारे साथ उस वक्त था जब हमारे नज़रियात एक थे, हम अल्ताफ़ हुसैन साहब के नज़रियात के साथ काम कर रहे थे। जब हमारे नज़रियात तब्दील हुए तो डेफिनेटली जो है वो उस ताल्लुक़ का कोई जवाज़ नहीं। अच्छा, इन लोगों के आने के बाद फिर एक ऐलान भी हुआ एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कि अब बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर एमक्यूएम तैयारी करेगी और भरपूर तरीके से लड़ेगी। तो बल्दियाती इलेक्शन आप अपना कॉम्पिटिटर किसको देख रहे हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान से आपका मुकाबला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सभी जमातें बल्दियाती इलेक्शन लड़ती हैं। आपकी तैयारी कैसी है और मुकाबला किससे है फिर आपका? हम जो है वो रोज़ाना अपनी तैयारी, हमारी तो कोई डल मोमेंट नहीं है। तैयारी क्या, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे। और ये कल का जो इज्तिमा है कराची वालों का, वो मैं समझता हूँ कि जो है वो नविश्ता दीवार पढ़ने के लिए काफ़ी है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ। सही, लेकिन अब ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं वापस, जो एमक्यूएम के सब लोग हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के, अब इनके वापस आने से एमक्यूएम पाकिस्तान यहाँ पर फिर मज़ीद मुस्तहकम मजबूत नहीं हो जाएगी? बहुत मुबारक हो उनको। सही। अच्छा, अब ये आने वाले दिनों में आप जिस तरह इंतखाबात की बात कर रहे थे, अब ये पीडीएम का क्या आप वो देख रहे हैं? पीडीएम की तहरीक कामयाब होती दिखाई दे रही है, या ये हुकूमत कामयाब रहेगी और पीडीएम नाकाम हो जाएगी? यानी ये जो जनवरी फरवरी वाला फेज़ है, इसमें हुकूमत जा सकती है? अर्ली इलेक्शंस अगर हुए तो फिर आपकी जमात की तैयारी, और फिर ज़ाहिर है कि क्या लग रहा है आपको आगे सियासी मुस्तकबिल हुकूमत का? देखिए पीडीएम के कॉल और फेल में तजाद है। पीडीएम अगर वाकई सीरियस होती है इस हुकूमत के खिलाफ तो सबसे पहले अपने इस्तीफे जमा करती। उनको इतनी लंबी चौड़ी तहरीक चलाने की जरूरत नहीं थी, 1 घंटे में हुकूमत ख़त्म हो जाए। चूँकि हुकूमत के भी मज़े लेने हैं और बैक डोर से जो है वो कॉन्टेक्ट में भी रहना है, और जो है वो ये सब कुछ जो है वो एक कैरेट एंड स्टिक वाली बात सारी करनी है। तो इसलिए उनके कॉल और फेल में तजाद है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास जो और दूसरी पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनका जो है वो अलग अलग अपना अपना एजेंडा है। तो मैं इसलिए एक तो ये वाली प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ हुकूमत पे प्रेशर जो है वो पीडीएम की वजह से नहीं, हुकूमत की अपनी हरकतों की वजह से प्रेशर हुकूमत के ऊपर। हुकूमत सुबह से लेकर रात तक लोगों को सिर्फ ये बता रही है कि अपोजिशन चोर है, और ये नहीं बता रही कि अपोजिशन इसके अलावा उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है। हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं। हुकूमत को अभी यकीन ही नहीं आया कि वो इलेक्शन कैंपेन से बाहर आ गए, वो हुक्मरान बन गए हैं। वो अभी भी अपनी हुकूमत इलेक्शन कैंपेन की तरह चला रहे हैं, एज़ के जो है कोई इलेक्शन की जो है वो की मुहिम चल रही है। वही बयानात हैं, वही सारी गुफ्तगू, उसी तरह के सारा नैरेटिव है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ऊपर प्रेशर पीडीएम का नहीं, अपनी हरकतों का प्रेशर है। और जिस दिन, और आई डोंट नो कि वो उसमें अपनी इसलाह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हर चीज़ मूड पे चल रहा है सारा कुछ, हर चीज़ गुस्से में सारी चीज़ें की जा रही हैं। इस मुल्क पूरा दोनों तरफ अपोजिशन और हुकूमत दोनों गुस्से में सब कुछ गुस्से से चल रहा है, सारा कुछ दोनों तरफ गुस्सा है। मैं समझता हूँ कि ये इन सब लोगों का वैनम और गुस्सा इनको खुद को बहा ले जाएगा, और लोगों को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लोग इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह नोट कर रहे हैं कि इन दोनों हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के पास आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, आवाम की कोई सोच नहीं है। आपको पता है, सिर्फ मासूम 6-6, 5-5 साल की जो बच्चियों के साथ ज्यादती और उनको कत्ल करना है इस मुल्क में, रोज़ाना 18 एवरेज बच्चियाँ कत्ल हो रही हैं और ज्यादती हो रही है उनके साथ। इस माशरे में
इन हुक्मरानों को एक लम्हे के लिए भी कोई और दूसरी चीज सूझनी चाहिए जहां पर ये इतना बड़ा जुल्म हो? कभी सोचा उन्होंने अपनी बच्ची को सामने खड़ा करके कि अगर इन 18 बच्चियों में से कुछ इन लीडरों की कोई खुदा न खास्ता कोई वाकया हो इस तरह का, तो उनको क्या फील होगी? मैं सुन के दहल जाता है दिल कि कोई परवाह नहीं है जो इनका नैरेटिव। नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए हमारा वजीर आजम तैयार है, लेकिन अपोजिशन लीडर से नहीं बात करेगा, उनको चोर कहेगा। ओ भाई, वो भी अपोजिशन, ये मुल्क बादशाहत नहीं है, आइन के तहत चल रहा है। लेकिन अपोजिशन से अब आगे क्या ये हुकूमत, आईनी बहरान तो वजीर आजम हुकूमत अपोजिशन की फील्ड में इसी तरह हुकूमत करती रहेगी, अपोजिशन इसी तरह एहतजाज करती रहेगी और ये इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा? या ये जो जनवरी फरवरी को बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि हुकूमत गिर सकती है, सेनेट इलेक्शन से पहले कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहीं कोई चेंज आप अमली तौर पर होता देख रहे हैं? क्योंकि इन हाउस चेंज में तो अपोजिशन हमेशा नाकाम रही, इस्तीफे देने को तैयार नहीं है, वरना सूरत हाल वाज़ेह हो जाती। फिर अब इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? ये ऐसी ख़त्म हो जाएगी, चलती रहेगी? इस मुल्क में, इस मुल्क को अब इस निज़ाम के तहत नहीं मजीद चलाया जा सकता। इस मुल्क में ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, एक ग्रैंड जरगे की ज़रूरत है, जिसमें सब लोग बैठकर इस बात, इदारे, जुडिशरी, मीडिया, सियासतदान, हुकूमत, अपोजिशन, सब मिलकर इस बात का एक ग्रैंड जिरगे की जरूरत है कि अगले 20 साल पाकिस्तान को कैसे चलाना है। अब उसके बाद जब एक तय कर लें नेशनल गोल, फिर अपनी अपनी पार्टीज के इलेक्शन जाकर, अपनी अपनी पार्टीज की बुनियादों पर जाकर मुल्क में लोगों को एजेंडा दें और इलेक्शन लड़ें। लेकिन जब इलेक्शन जीत कर आ जाएं तो उस नेशनल गोल के तहत जो है वो एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है इस मुल्क को, वरना ये मुल्क नहीं चल सकता। अब मजीद फर्दर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता इस तरह से। सही। चलें मुस्तफा कमाल साहब, एक आखिरी सवाल कि अगर अगले बल्दियाती इंतखाबात में पाक सरजमीन पार्टी कामयाब हो गई तो कराची का मेयर पाक सरजमीन पार्टी से कौन होगा? अभी डिसाइड नहीं किया पाक सरजमीन पार्टी ने। इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और लोगों के मसाइल का हल निकाल कर देगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मुस्तफा, आप कह रहे थे तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने डिसाइड नहीं की हुई अभी तक? हमने शायद आपको नहीं बताना मुनासिब समझा होगा, डिसाइड तो शायद हमने कर रखा होगा। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल है और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की जो वापसी हो रही है उससे मुताल्लिक उन्होंने कमेंट करने से गुरेज किया। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम पूछेंगे कि अपोजिशन तो जलसे करती है लेकिन हुकूमत जलसे किस मकसद के लिए कर रही है और उसमें कोरोना के खिलाफ SOPs का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आजकल हुकूमत भी बड़े जलसे कर रही है, अपोजिशन की PDM तहरीक तो चल रही है, लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत को इस वक्त जलसे करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? वज़ीर आज़म हाफिज़ाबाद गए, बड़ा वहाँ पर मजमा जमा किया, खिताब भी किया, तो वज़ीर आज़म तो इससे पहले मनसूबों के इफ्तिताह इस्लामाबाद बैठ कर भी करते रहे, इस बार ये क्यों ऐसी ज़रूरत पेश आ रही है जलसों की? जी बहुत शुक्रिया जी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खान साहब, क्योंकि आप सबको पता है एक मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान में, मास मूवमेंट यूथ की अगर किसी ने चलाई है जो एक फिनोमिना बना, या तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे 70s में और या खान साहब हैं अभी 20s में। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी ये गए हैं सवात, वहाँ एक बहुत बड़े मनसूबे का ऐलान हुआ कि पूरे सवात में मालाकंड डिवीजन में जो है कोई भी बंदा हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर, हेल्थ स्टाफ कार्ड के बगैर नहीं होगा और 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर पूरा खैबर पख्तूनख्वा कवर हो जाएगा और इंशाअल्लाह लाहौर में और पूरे पंजाब में भी आने वाला है सारा सिस्टम। तो हाफिज़ाबाद भी गए, वहाँ भी उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के भी ऐलानात किए, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया और अभी इंशाल्लाह ये 21 को इंशाल्लाह प्लान बना है। ये हमारे मर्दान नौशहरा आ रहे हैं, ये रशकई जो इकोनॉमिक जोन है जो इस एरिया की बहुत बड़ा CPEC का प्रोजेक्ट होगा, जिससे सवाबी, चारसदा, पेशावर वैली,
मर्दान चूँकि बिल्कुल इसकी संगत पे है, साथ में नौशहरा और अटक भी इसके करीब है। तो इस सारे रीजन को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा में ये सबसे बड़ा बिजनेस का एक प्रोजेक्ट देने आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका इंशाल्लाह वो जलसा भी होगा ऐलान। तो एक तो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को और जो उन्होंने बात भी की हाफिज़ाबाद में, आपने शायद सुनी हो कि उन्होंने फरमाया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि आइंदा इलेक्शन परफॉर्मेंस पे होगा। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर परफॉर्मेंस की बात चलने के लिए है, जो आप सबकी डिमांड थी। बाकी चूँकि सियासी जमात हैं, मोस्ट पॉपुलर अवामी लीडर हैं, सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं, तो उनको आप ज़्यादा देर अपने आवाम से दूर तो नहीं रख सकते। लेकिन अली साहब, एक ऐसे मौके पर जब कोरोना की दूसरी लहर पूरे मुल्क में आ रही है, पीडीएम के जलसों पर हुकूमत वाले एतराज़ कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब मुख्तलिफ वक्तों में कह चुके कि अपोजिशन हज़ारों लोग जमा कर रही है, कोरोना फैल सकता है। ये हुकूमत के जो जलसे हो रहे हैं जिसमें खान साहब जाकर खिताब कर रहे हैं हाफिज़ाबाद में, दूसरे शहरों में, वहाँ पर नहीं कोरोना फैलेगा फिर? नहीं, चांस तो उधर भी है। मैं समझता हूँ अगर एनसीओसी, जिसको जनाब असद उमर साहब हेड करते हैं, अगर एनसीओसी को रिपोर्ट्स आई और कोई इस तरह की सूरत हाल बनी तो फिर तो वो सब पे लागू होगी। फिर ये तो नहीं हो सकता कि हम लोग जलसे करें और अपोजिशन फिर उन पर पाबंदी हो। तो अप्लाई तो सब पे होगा। मैं समझता हूँ कि आपकी बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि इसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन थोड़ा अवामी जगहों पे इसको इस तरह से फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। बड़ी तादाद में हज़ारों लोग आते हैं, चाहे हुकूमत का जलसा हो या अपोजिशन का। लेकिन अगर एनसीओसी की तरफ से डायरेक्शन आ गई कि जलसे ना करें, तो सबसे पहले हम हुकूमती जमात उसको जो है ऑब्जर्व करेगी। तो अली भाई, इसको ऐसे ही ना अप्लाई कर लें कि हुकूमत भी जलसे ना करे, अपोजिशन को भी जलसों से रोक दिया जाए, चूंकि वक्त ऐसा है कि ये कौम को बचाने का वक्त है कोरोना से। तो इस वक्त तो बड़ी एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। हम लोगों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि लोग SOPs का ख्याल करें, और जब हुकूमत और अपोजिशन खुद बड़े लीडर्स नहीं इसका ख्याल करेंगे तो फिर आम लोग कैसे करेंगे? देखें, इस सूरत हाल को तो एनसीओसी में रोज़ाना जांचा जा रहा है। तमाम स्पेशलिस्ट वहाँ आते हैं, तमाम जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं वहीं वो बैठे होते हैं, चाहे सिविल लीडरशिप हो या चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, सारे वहाँ उसको वहाँ अपना ओपिनियन वो देते हैं और सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जैसे इनकी तरफ से कोई डायरेक्शन आएगी कि अब इस स्टेज के बाद मजीद आप ना करें, तो इंशाल्लाह वी विल बी द फर्स्ट टू ओबे द डायरेक्शन एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन। अली साहब, आज एडवाइस होगी, हुकूमत उसको फॉलो करेगी। आज कराची की एक मार्केट को भी हम विजिट कर रहे थे, वहाँ भी प्रोग्राम का एक हिस्सा वहाँ रिकॉर्ड हमने किया। तो वहाँ पर लोग खान साहब का नाम ले लेकर ये कह रहे थे कि इमरान खान जलसे कर रहे हैं, वो खुद भी मास्क उस वक्त नहीं लगाए होते, जो लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं वो भी मास्क नहीं लगाए होते, तो फिर हम क्यों SOPs को फॉलो करें, हम मार्केट्स में आते हुए क्यों घबराएं, क्यों हम ना आएँ, और क्यों यहाँ पर हम मास्क लगा के आएँ? तो लोग अब बड़ा एतराज़ कर रहे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त हुकूमत की बनती है, एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली सिचुएशन। मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात से डिसएग्री बिल्कुल नहीं कर रहा, और बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी भी है, हमने पूरा भी किया है। पाकिस्तान दुनिया में एक सक्सेस स्टोरी है, खासकर साउथ एशिया में वाहिद मुल्क है जिस तरह से अल्लाह ताला के करम से जो है बड़े बड़े मुल्क उसमें फेल हो गए, और हमें उन पर खुश नहीं होना चाहिए उनकी कमजोरी या तबाही पे। लेकिन बहरहाल एक इंसानियत के नाते अफसोस तो है। लेकिन ये एक चीज़ तसली बख्श है कि बावजूद इसके कि मुश्किल हालात का सामना रहा, इकॉनमी वीक रही और हर तरह के मसाइल रहे, लेकिन अल्लाह ताला के करम से जहाँ US और UK फेल हुए, हिंदुस्तान फेल हुआ, पाकिस्तान कामयाब हुआ। इट्स अ सक्सेस स्टोरी थ्रू कोविड, ट्रैकिंग आउट थ्रू कोविड विद अ मिनिमम जो है अमाउंट ऑफ ह्यूमन लॉस जो हुए शहीद, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत करे कि इससे ज़्यादा हो सकता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, तो ऐसे तो नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने हेल्प की, लेकिन अच्छी डिसीजन मेकिंग की तौफीक भी अल्लाह नहीं दी। जो इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की और जिस तरीके से इसको डे टू डे हमने जांचा और ऑब्जर्व किया, अब जैसे ही सूरत हाल खुदा न खास्ता कर्व ऊपर जाता है या जैसी कोई डायरेक्शन आती है, तो मैं दोबारा ये कहूँगा, इस बात को बिल्कुल एग्री करते हुए कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है बीइंग गवर्नमेंट पार्टी, लेकिन ज़ाहिर है हम एक अवामी जमात भी हैं, सबसे पॉपुलर जमात हैं, सबसे ज़्यादा वोट लेके आए हुए हैं, और इस वक्त चैलेंज का भी सामना ये हो नहीं सकता कि अपोजिशन तो जलसे करे और हम जो है दबक जाएं। क्यों हम दबके? हमने करप्शन की है, पाकिस्तान हमने लूटा है, जिसने तबाह किया है वो एक स्टेज पे इकट्ठे हैं और हम जो है चोरों की तरह अंदर बैठ जाए। नहीं, हम वो लोग हैं जो इन लोगों को हमने इक़्तिदार से बाहर निकाला है अवाम की ताकत से, अल्लाह ताला के करम से, और हमारे सिलेक्टर जो हैं ये 22 करोड़ अवाम है, और ये हमने इस सवात में भी साबित किया, हाफिजाबाद में भी साबित किया, और अभी इंशाल्लाह ये मर्दान नौशहरा में भी, रशकी इकनॉमिक जोन में भी दिखा देंगे। हाँ, जैसे ही डायरेक्शन आई कि कोरोना की वजह से अभी मजीद आप ना करें पब्लिक गैदरिंग्स, तो चाहे फिर वो लोग ऑब्जर्व करें ना करें, हुकूमत इंशाल्लाह इसको ऑब्जर्व करेगी। अली साहब, ये पीडीएम की एक हिकमत अमली है पीडीएम से निमटने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनको जवाब देने के लिए जो जलसे जुलूस इस वक्त किए जा रहे हैं, चूँकि वो तो अब नवंबर शुरू हो चुका है, जनवरी फरवरी में आपको घर भेजने की तारीखें दे बैठे हैं, तो ये उनके खिलाफ ये हिकमत अमली का हिस्सा है ये तमाम जलसे?
देखिए, अपनी परफॉर्मेंस तो अवाम के सामने रखना हर हुकूमत का एक मैंडेट होती है, और हमेशा हमने देखा कि हुकूमतों में आके वज़रा और वज़ीर आज़म जो है वो सिर्फ मोहल्लात के ये इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर छुप के बैठ जाते हैं, फिर अवाम से नाता उनका टूट जाता है। इमरान खान वो वाहिद आदमी है, अवामी आदमी है, जिसने 22 साल जद्दोजहद के बाद अवाम की शेयर पावर के साथ जो है वो इक़्तिदार में आए हैं, तो उनको आप अवाम से ज़्यादा दूर वो नहीं रख सकते, ना उनको रहना चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल जो है वो दोगली बात नहीं करूँगा, मैं इसमें कोई मुबालगा राय नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ जहाँ अपनी परफॉर्मेंस और अपने आगे का प्लान रखना है, दूसरा एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी आप बिल्ड करते हैं, वो हमारा एक राइट है। तो बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल मूव भी है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव, प्लस आपका डेवलपमेंटल मूव भी है कि आवाम को एतमाद मिले, उनको खुशी मिले कि हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है, आगे का प्लान क्या है इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक पॉलिटिकल जवाब भी है, साथ साथ अपने आगे का प्लान भी, और जो परफॉर्मेंस की है वो भी, जिस मुश्किल सूरत हाल से मुल्क को निकाला है, और आगे जो इमरान खान साहब के पास और तहरीक इंसाफ के पास फ्यूचर स्ट्रेटजी है, वो भी अवाम के सामने हम अली साहब अवाम के पास तो जा रहे हैं, अवाम के करीब हो रहे हैं, लेकिन आपके इत्तेहादी आपसे आहिस्ता आहिस्ता फिर दूर होते जा रहे हैं, शिकवे शिकायतें बढ़ते जा रहे हैं, जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए, वो उनकी शिकायतें भी अपनी जगह हैं। काफ लीग ने तो फिर वहाँ खाने में भी शिरकत नहीं की, उनको मना लिया आपने, बात हो गई उनसे? देखिए, रब्ता हमेशा एलाइज का रहता है, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आप मीडिया में कहें और उसकी पिक्चर्स आएँ, आपका बैकडोर पे हमेशा रब्ता रहता है, और हमारे भाई हैं, एक बड़े कॉज के लिए खड़े हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पाकिस्तानीज़। आपस में घर में भी कोई ना कोई अनबन हो जाती है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। एलाइज के दरमियान कोई हर वक्त हल्की डोरी नहीं होता, 100% एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन समझदार लोग हैं वो, हुकूमत के लिए कोई इशू नहीं है। हुकूमत इंशाल्लाह हुकूमती बेंचेस पे ही हैं, जो उनके इशूज हैं इंशाल्लाह उनको अल्लाह के करम से सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। साहब, जो नंबर गेम है वो ज़ाहिर काफ लीग और एमक्यूएम आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उन दोनों जमातों में से एक भी आपसे नाराज़ हो गई, आगे पीछे होती है, तो फिर पीडीएम को अपनी कामयाबी की राह मिल सकती है इन हाउस चेंज की सूरत में, फिर तो नंबर्स बड़े करीबी हैं। सियासत में तो देखें ऑप्शंस हमेशा रहते हैं, हर किसी के पास कोई किसी का मजहब है कि आप किसी का रिटन एग्रीमेंट तो इस तरह नहीं है। हम तो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है, हर कोई अपने फैसलों में आज़ाद है। तो सियासत में ऑप्शंस तो हमेशा खुले रहते हैं, हर किसी को आज़ादी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोई ऐसा कुछ नहीं देख रहा हुकूमत को और गवर्नमेंट बेंचेस पे वो रहेंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ मजबूती से वो खड़े रहें। और बाकी होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, होने को तो कल जो है मगरिब से सूरज भी तुलो हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ों पे तो पॉलिटिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स तो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात है। और ग्राउंड रियलिटी ये है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक जनरल लीडर है जो किसी पर्ची पे नहीं बना, जो किसी को विरासत में नहीं मिली, जो अपना नाम तब्दील करके लीडर नहीं बना, अवाम की ताकत से बना है, 20 साल की जद्दोजहद से बना है, मारे खा के बना है, इन्हीं गलियों में लड़ के बना है, उसका नाम इमरान खान है। और इंशाल्लाह वक्त के लीडर को पाकिस्तान की अवाम बिल आखिर पहचान गई है। तो अली मोहम्मद खान साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह की कैंपेन में ज़बान इस्तेमाल की है, बड़ी भारी जिम्मेदारी खान साहब पर भी आयद होती है कि इलेक्शन कैंपेन में इस तरह से अगर ज़ाती हमले, वो मुनासिब भी नहीं है उसको दोहराना। कोई एक्शन इस बारे में होना चाहिए, उस गुफ्तगू की मजम्मत होनी चाहिए आपकी नज़र में? हीट ऑफ द मोमेंट जलसों में बाज़ औक़ात सख्त बातें भी हो जाती हैं, कभी कभी आप एक लिमिट से बाहर भी हो जाता है। मैं समझता हूँ उनको भी इसका एहसास होगा। बहरहाल ख़वातीन के बारे में चाहे वो सियासत में ही क्यों ना हो, गुफ्तगू में बहरहाल एक लिहाज रहना चाहिए, उससे मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता। लेकिन अली अमीन खान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, दिल का साफ आदमी है और निडर आदमी है, और वो इमरान खान के साथ मजबूती से खड़े हैं और तन तनहा जाके उन्होंने इलेक्शन कैंपेन वहाँ पे चलाई है। हालांकि उनके मुकाबले में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, या उनके मुकाबले में जनाब अली मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जो अपनी अपनी जमातों के अपने आप को लीडर क्लेम करते हैं। असल लीडर तो उनकी जमातों के पता नहीं किधर हैं, लेकिन इमरान खान का सिपाही ही काफ़ी है, बाकी जमातों के ये अली मोहम्मद साहब, इस गुफ्तगू पर खान साहब ने क्या कुछ पूछा उनसे, वजाहत तलब की कि चलें हीट ऑफ द मोमेंट था, लेकिन फिर भी सोच समझ के बोलना चाहिए, जिस लीडर की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, ज़ाहिर है जो भी आप कहते हैं वो उस लीडर की तरबियत के ऊपर जाती है वो बात। तो खान साहब ने उनसे कुछ पूछा, कोई नोटिस वगैरह हुआ है उनको? हो सकता है पूछा हो, क्योंकि उसके बाद काबीना मीटिंग तो अभी कल है, मे भी कल कोई डिस्कस हो। लेकिन खान साहब ने कभी किसी की ज़ातियात को इनकरेज नहीं किया, जब भी बात की पॉलिटिकल ही की है, और हमेशा हमने कहा है कि आप किसी की फैमिलीज की ज़ाती बातें ना करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो डिस्करेज करते हैं, और आपने देखा होगा कभी भी हमने शरीफ फैमिली की या भुट्टो फैमिली की ज़ाती बातें डिस्कस नहीं की। ये शेवा तो मुस्लिम लीग नवाज का रहा, जो माजी में बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ जो उन्होंने किया, माजी के किस्से हैं, सबको पता है। हाल में उनकी मुस्लिम लीग नून में ऐसे लीडर भी मौजूद हैं जो मौजूदा लीडरान के बारे में, जो खवातीन के बारे में जिनकी गुफ्तगू थी, आज बड़े चैंपियन बने हैं, उन्हीं की बातें करते हैं। लेकिन माजी में उनके बयान उठा के देख लें, अल्लाह ताला के करम से तहरीक इंसाफ कम अज़ कम एजुकेटेड लोगों की जमात है, सख्त बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ सख्त स्टैंड लेते हैं। हाँ, चोर डाकू की भी बात करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह घर की बहू बेटियों की इज्जत जो है
बहु बेटियों वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ बहु बेटियों की इज्जत करना और करवाना दोनों जानती है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ मौजूद थे। वो कर रहे थे कि जो हुकूमत जो जलसे कर रही है, जिस वक्त भी NCOC ने एतराज़ किया और डायरेक्शन दी कि जलसे नहीं होने चाहिए तो वो रोक दिए जाएंगे, और SOPs का ख्याल रखना वहाँ भी बहुत ज़रूरी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज कराची की लियाकताबाद मार्केट में मौजूद थे, वहाँ गए, वहाँ पर हमने जब लोगों के दरमियान जाकर ये देखा कि लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वहाँ पर क्या सूरत हाल रही, क्यों लोग कोरोना को लेकर सीरियस नहीं हैं और कितने % लोग इसको लेकर सीरियस हैं, क्या वहाँ पर लोगों का बिहेवियर था, इस सारी सूरत हाल को लेकर एक ब्रेक के बाद कराची की लियाकताबाद मार्केट से आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर इस वक्त पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ अब फैल रही है, और जब कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी उस वक्त पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ था क्योंकि लोगों ने SOPs को सीरियसली नहीं लिया था। अब NCOC का जब इजलास हुआ उसके बाद तमाम सूबों को ये हिदायत जारी की गई हैं कि सूबाई हुकूमतें अपने अपने सूबों में सख्ती करें और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनवाएं। सिंध हुकूमत ने भी इस पर खासा एक्शन लिया, SOPs को सख्त किया गया और ये तय हुआ कि रात 10 बजे तमाम मॉल्स मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, और दिन के औकात में जब कारोबार चलता रहेगा, जिस वक्त कारोबार का सिलसिला जारी होगा, उस वक्त भी इन SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मास्क को लाजमी तौर पर पहना जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को भी महदूद किया जाएगा। कराची की एक बड़ी मार्केट लियाकताबाद मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। कंजस्टेड यहाँ पर गलियाँ हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और लेकिन ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मास्क नहीं पहने हुए। चलते हैं मार्केट के अंदर और देखते हैं कि क्या यहाँ पर माहौल है, क्या सूरत हाल है। जिन्होंने मास्क पहने हैं उन्होंने क्यों पहने हुए हैं, और जो लोग इन SOPs को नहीं फॉलो कर रहे उनके जहन में क्या है, क्या कोरोना को वो लोग सीरियस नहीं लेते या कोरोना उन पर हमलावर नहीं हो सकता। चलिए मार्केट के अंदर चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। मास्क आप लोगों ने पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ? सर ये इसलिए पहना हुआ था कि कोरोना से हमारी हिफाजत हो सके, और SOPs पे अमल इसलिए कर रहे हैं कि ताकि मार्केट पे कोई किसी किस्म की आँच ना आए, क्योंकि भाई अगर मार्केट बंद हो गई तो हमारा तो रोज़गार वैसे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दुकानदार तो यहाँ सारे मास्क पहने हुए हैं, जो स्टॉल्स हैं उन्होंने ही मास्क पहने हुए हैं, लेकिन जो कस्टमर आ रहे हैं वो लोग मास्क इतने नहीं पहने हुए, उसमें से 10 या 15% लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। ये इतना क्यों गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं लोग? ये इसलिए गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि अभी तक जो है ना इस बारे में सही तरीके से आगाही नहीं दी जा रही है, जिस तरीके की आगाही देनी चाहिए ना, और कुछ ऐसे भी हैं जो इससे कि हम सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। अब ये सूरत हाल जिस तरह की यहाँ पर है इस वक्त, अगर ये ऐसी चलती रही, लोगों ने मास्क नहीं पहना, फिर हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा, फिर ज़ाहिर आप लोगों को शिकायत होगी आपकी यूनियंस को कि फिर कारोबार बंद हो जाता है, जिस तरह अभी 10 बजे तक महदूद कर दिया। हम तो खुद कर रहे हैं ना, हम तो अपने लिए, अभी तो कस्टमर को चाहिए, तो अगर कोई आता है हमारे पास हम तो उसको अपनी तरफ से मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम सैनिटाइज़र भी रख रहे हैं, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। अगर ये कस्टमर नहीं लगा गया इसमें हमारी जवाबदारी तो कोई नहीं होगी ना। कस्टमर जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए, ज़रा उनकी तरफ भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में आप घूम रहे हैं, इतनी कंजस्टेड जगह है, मास्क नहीं लगाए हुए, फिर लोगों पे जुर्माना होगा, इन लोगों का कारोबार बंद। दरअसल हम लोग हैदराबाद से आए हुए हैं, बस इमरजेंसी में आए हुए थे जी। कोरोना तो हैदराबाद में भी है, कराची नहीं में भी मास्क है वो तो थोड़ा शॉपिंग करने निकले ना, तो घर पे भूल के आ रहे हैं ज़रा। यार ये मास्क तो मुंह पे लगाने के लिए आप पर कर रहे थे, असल में वो घाट से बात करने में बड़ी परेशानी होती है। मेरे को है सांस का मसला। लेकिन जाहिर है कि अब SOP को फॉलो करना है, इसमें आपका ही फ़ायदा है ताकि काम चलता रहे, फिर काम बंद। काम बिल्कुल बंद नहीं होगा। लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं SOPs पे बहुत कम लोग कर रहे हैं, अगर कस्टमर मास्क नहीं लगाते तो। मास्क क्यों नहीं लगाया भैया? कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्यों लगा कुछ नहीं है, कुछ कोरोना नहीं है। ये तो सब वहम है, सारा वहम है, कुछ भी नहीं है, सारा वहम है, कुछ भी नहीं है। ये जो रोज़ 30-30 लोग मर रहे हैं मुल्क में, जो होना है वो अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होना है, बचाना नहीं है। रोड पे ट्रक चल रहा है, बस चल रही है, चले जाओ, टकरा जाओ, नहीं नहीं कहने का मकसद है। हुक्म होगा तो मर जाओगे, नहीं होगा बच जाओगे। हाँ, मौत तो लिखी हुई है, जब भी आनी है मरना ही है। एहतियात तो करनी है। हाँ एहतियात ज़रूरी है, करेंगे इंशाल्लाह। कब से? आज से ही शुरू कर देंगे। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? यार मास्क लाना भूल गया। यार ये भूलने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी ख़तरनाक बात है। मार्केट में नहीं, मैं जल्दी में असल में रखा हुआ था, मैं जल्दी मैंने सामान देना था तो भूल ही गया। ऐसे लगाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगाते हैं, अमल चलो। चलो हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ, आपने तो प्रॉपर लगाया हुआ है। ये फिर जब मास्क नहीं लगाते प्रॉब्लम होती है, बीमारी भी फैल रही है, इन लोगों के कारोबार भी बंद हो सकते हैं, क्या
लगाना चाहिए, जाहिर है ये तो बहुत ज़रूरी हो गया और इतना बता भी रहे हैं न्यूज़ में कि लगाएं। बहुत सारे लोग सीरियस नहीं ले रहे इसको। भी एक साहब बात कर रहे थे कि कुछ भी नहीं है, वहम है, मौत तो आनी है, अल्लाह के हाथ में है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? लेकिन हम झेल चुके हैं ना, हम झेल चुके हैं इस बात को, तो हम तो कहेंगे कि नहीं भाई है, कोरोना है। SOPs में मास्क लगाना ज़रूरी है। आप बगैर मास्क के यहाँ काम कर रहे हैं, फिर काम बंद हो जाता है, फिर शिकायत। जेब में रखा हुआ है। आपने मास्क नहीं पहना हुआ, अभी कोई जुर्माना कर देगा कि फिर आप हुकूमत को बुरा- पार्लियामेंट में इतने सारे लोग बैठे हुए, उन्होंने मास्क नहीं पहने, उनके ऊपर कोई जुर्माना है? पार्लियामेंट में इतने सारे लोग बैठे हुए, उन्होंने मास्क नहीं पहने, उनके ऊपर कोई जुर्माना है? वो अपनी सेहत के जिम्मेदार हैं, अपना जवाब देंगे आपको। अपना अपनी सेहत के जिम्मेदार हैं, अपनी सेहत के जिम्मेदार हैं। सिर्फ गरीबों के लिए कोरोना है, अमीरों के लिए कोरोना नहीं है। यहाँ अगर किसी से कोरोना फैलेगा, किसी को लगेगा, तो कोरोना उसकी एक काम मुझे ये तो बताएं, कोरोना एक काम मुझे ये तो बताएं, डॉलर आएंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा, डॉलर बंद हो गए कोरोना शुरू हो जाएगा, डॉलर बंद हो गए कोरोना शुरू हो जाएगा। आप चाय बेच रहे हो, हर दुकान पे जाते हो, वहाँ लोग होते हैं ना, आपने मास्क लगाया हुआ है, दुकानदारों ने भी कुछ नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं लगाया। सर मैंने अभी उतार के और लगाया है। ऐसे लगाते हो? जी हाँ, ऐसा है। की बात है। ये लगा हुआ है। मास्क लगाओगे, आपस में फासला रखोगे, तो ये किसके लिए अच्छा है? ये हमारे आवाम के लिए अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है, सबको चाहिए मास्क लगा के रखे। और मास्क ना लगाने पे जुर्माना भी है। बिल्कुल जुर्माना हो जाएगा, फिर शिकायत हुकूमत से कर। सही है, आप फिर बोलते हैं हुकूमत की गलती है और गलती हम खुद कर। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सारे घूम रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे? किसी के पास भी नहीं है, सब नहीं लगाते। हम भी खुद वो एहतियात करते हैं, जब SDM आते हैं मास्क लगाते हैं, जब SDM नहीं होते हम भी हटा लेते हैं। जब SDM आते हैं मास्क लगाते हैं, जब SDM नहीं होते हम भी हटा लेते हैं। मास्क नहीं लगाया, इतने रश में आप घूम रहे हैं। बस जल्दी में भूल गए, लेकिन ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, पता नहीं किस वक्त कोरोना हमलावर हो जाए, किस पे हो जाए। सही कह रहे हैं आप लगाना चाहिए। जी, एहतियात करते हैं, मैं ऐसे आज भूल गई मैं। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क लगाना ज़रूरी है, ना लगाने वाला को तो जुर्माना होगा। नहीं, अब आइंदा से ख्याल करेंगे इस बात, आइंदा से ख्याल करेंगे इस बात का। अस्सलाम वालेकुम। नहीं लगाया हुआ आपने, मास्क लगाया हुआ है ना, ये मास्क लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है ना, ये मास्क लगाया हुआ है। तो इसको लगा के रखना भी तो ज़रूरी है। बस अमल करना चाहिए हर इंसान को अपनी सेहत के लिए। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान किसका है? जाहिर है हम लोगों को ही नुकसान होगा। हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं। नहीं, हुकूमत नहीं होगी, हम लोग खुद चाहिए, हम लोग अपनी केयर करें, जितनी केयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मास्क ना लगाने पे जुर्माना भी है। अब कोई किसी वक्त भी यहाँ छापा पड़ सकता है, चेक हो सकता है, और फिर जुर्माना हो जाएगा। फिर लोग हुकूमत को बोलते हैं कि हुकूमत गलत है। सही है, लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, ये होना चाहिए, इसमें इनको एहतियात लाजमी ज़रूरी है। नहीं, रश हो रहा है, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, देखें SOPs पर अमल करना ज़रूरी है। हाँ भी सही है, लेकिन अभी लाना भूल गया, इस वजह से रह गया, लाना भूल गया, इस वजह से रह गया। और मास्क इतने रश में घूम रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाया हुआ है, पता नहीं कोरोना है नहीं है, सीरियस लेते हैं? नहीं, सीरियस क्यों नहीं लेते? सीरियस तो लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये किसके लिए नुकसानदेह? आपके, आपकी हमारे फैमिली के लिए, हमारे लिए भी और फैमिली के लिए भी। हुकूमत ने तो बता दिया क्या क्या SOPs हैं, कैसे बच सकते हैं, डॉक्टर्स ने ही बता दिया। अमल करना किसका काम है? हमारा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मास्क न लगाने पे जुर्माना भी हो रहा है, फिर वो सही जुर्माना कर रही हो? बिल्कुल सही कर रही जुर्माना, मगर वो सही नहीं कर रही। को कराची के साथ 500 रुपये, बाकी सिंध के साथ 100 रुपये। ये क्या है? ये क्या है? ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क क्यों है? तो सिंध और कराची अलग अलग है, आप बताएं। तो जब जुर्माना होता तो एक ही होता है ना पूरे सिंध में। वो कराची वालों के साथ क्यों ऐसा मसला है? कराची वालों के साथ क्यों ऐसा मसला है? रश हो रहा है, SOPs को फॉलो करना ज़रूरी है। भूल गई? ये लगाती ही नहीं कोरोना? नहीं, भूल गई है, बैग में रखा हुआ है। तो बेहतर है लगा लें, क्योंकि इतना रश है ना, सोशल डिस्टेंसिंग है, और आप देख सकती हैं फिर कितना खतरनाक हो रहा है। लगा लेते भी लगाते हैं। मास्क आपने लगाया हुआ है, दुकानदारों ने लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ जो कस्टमर आ रहा है इन लोगों ने नहीं लगाया हुआ, क्या वजह? ये तो भाई ये खुद लगा के आए ना, अपनी एहतियात खुद करेंगे। लोग सीरियस नहीं ले रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं, कुछ कह रहे हैं डॉलर लेने का चक्कर है, कुछ कह रहे हैं हुकूमत गलत कर रही है। अब खुद कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेगा, हुकूमत पर डाल देगा, तो ये मुनासिब चीज़ तो नहीं। तो खुद ही नुकसान उठाएगा फिर वो, तो खुद ही नुकसान उठाएगा फिर वो, जाहिर बात है। कोरोना है, हकीकत है। हाँ, हकीकत है, कोरोना है। मास्क ना आप लोगों ने लगाया हुआ है, ना दुकानदारों ने लगाया हुआ है। मास्क लगाना नहीं, भूल गए लाना। आप भूल गए? आप भी भूल गई? जब तुम लोग नहीं लगाओगे, यंग लोग नहीं लगाएंगे, तो फिर लोग बाकी जो समझदार लोग नहीं लगाएंगे, तो फिर बेवकूफ़ लोग कैसे लगाएंगे? घर पे रह गया ज़रा, घर पे रह गया ज़रा। घर पे रहने वाली चीज़ नहीं, तो कितना रश हो रहा है, सब एक दूसरे के कितने करीब हैं। अभी ले लेते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? अरे यार, बाकी सही कर, भूल गया। देखिए हम यहाँ कितने सारे लोग, तमाम दुकानदारों ने लगाया हुआ, लेकिन कस्टमर बगैर मास्क के। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नुकसान इसका किसको होगा? सबका होगा। दुकानदारों का होगा, इनका कारोबार बंद हो जाएगा। बिल्कुल 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 गलती है। कोरोना है, आप मानते हैं इसको? नहीं मानते? कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं है ही नहीं। तो 90% लोगों की तो राय यही है कि नहीं है, बकवास कर रहे हैं, कि नहीं है, बकवास कर रहे हैं। आपकी अपनी क्या? मेरी भी राय उन्हीं में शामिल है। कल जो पीपल्स पार्टी का जलसा हो रहा था, PSP में कोरोना नहीं था।
पीस फिगर जिसका भी था उसमें कोरोना नहीं था, बिना मास्क के थे सब, तो उसमें सब करीब करीब थे, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी उसके अंदर। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी है। सही है, मतलब उसमें इमरान खान का जो जलसा उसमें मास्क नहीं था, ना इमरान के पास ना पब्लिक के पास। हमें क्यों परेशान कर रहे हैं ये लोग? असल बात तो ये है ना यार कि हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। हाँ, जब वो ऊपर से नीचे हैं तो ठीक है, अब हमें मजदूरों के लिए तो ये सब चीज़ें जायज़ हो गई और उनके लिए कोई चीज़ जायज़ है। जलसे वगैरह के लिए सब कुछ जायज़ है, इसमें कोरोना नहीं होता जलसों में। क्या वाकई बड़ा सवाल। अब हम जो मजदूर आदमी है जो अब इसके अलावा चारा ही नहीं, अब कस्टमर को कैसे चेक करेंगे? कस्टमर भी अगर अपनी जिम्मेदारी थोड़ी अदा करें, मास्क जिम्मेदारी तो ये कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो जब इमरान लगा लेगा तो हम सब लगा लेंगे, इमरान लगा लेगा तो हम सब लगा लेंगे। सलाम, मास्क नहीं लगाया जी भाई, वो ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम होती है ना, वो मुंह में नकाब लगाने से। 4-5 दुकानदार, एक ने भी मास्क नहीं लगाया, कस्टमर्स ने भी नहीं लगाया। क्या असल में अक्सरियत यहाँ ऐसी है कि 5% लोगों ने यहाँ मास्क लगाए हैं बस, 5% लोगों ने यहाँ मास्क लगाए हैं बस। अभी हमने तो देखा बहुत सारा हो ही नहीं रहा। ये अच्छी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। नुकसान किसके लिए? नुकसान आवाम का भी नुकसान है। कारोबार बंद हो जाता है, फिर हम बुरा भला बोलते हैं हुकूमत को, हुकूमत ने ऐसा कर दिया वैसा। फिर आवाम का नुकसान है, कारोबार बंद हो जाएगा। क्यों नहीं लगाया भैया? चलें अब लगा लेते हैं, अब लगा लेते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया भैया? सर अभी लगाते हैं मास्क। सही है, अब लगाओगे अब तो वक्त नहीं अभी लगाते हैं। इससे पहले कोरोना ने कुछ नहीं किया, गारंटी गारंटी है। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? बेटा ये रहा मोड़ के हाँ, ये रखा हुआ है ना, क्या करें? लगाना जरूरी है ना, घर में थोड़ी बाहर लगाना। ये भी लगा रखा था रास्ते में। फिर एतराज़ हुकूमत पे होता है कि हुकूमत सख्ती कर रही है, बहुत गैर ज़रूरी सख्ती कर रही है, खुद लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, सिर्फ बात ये है कि शऊर की कमी है थोड़ी सी। मास्क लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हाज़रात हों, दुकानदार हों। ये जो कोरोना के जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन इस पर थोड़ा सा नरमी भी की जाए आवाम के ऊपर। बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। इतनी तो नरमी, आप देखें कितना रश है यहाँ मार्केट में, सब घूम रहे हैं, मार्केट खुली है, लेकिन SOPs नहीं, अमल तो जब होगा ना, जब थोड़ा सा हुकूमत भी सख्ती करे। अभी देखो सबों ने मास्क लगा रखे माशाल्लाह दुकानदारों ने। तो ये सिर्फ इस एक मार्केट की सूरत हाल नहीं, बल्कि कराची की तमाम मार्केट की, बल्कि मुल्क भर की मार्केट्स की यही सूरत हाल है कि जो कस्टमर्स हैं, जो लोग यहाँ ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, वो SOPs का ख्याल नहीं कर रहे, वो मास्क नहीं लगा रहे। दुकानदार यहाँ जितने भी हैं उनमें से 90% लोग हमें मास्क लगाए हुए मिले। कुछ लोग इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि कोरोना सीरियस है ही नहीं, ये सिर्फ हुकूमत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा है। तो अब सूरत हाल ये है कि लोगों को खुद अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी। हुकूमत ने तो SOPs मुतय्यन कर दिए हैं, लेकिन लोग इस पर कितना अमल करते हैं और कितना नहीं, ये खुद उनकी अपनी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इन SOPs को फॉलो करें और इससे दूर रह सकें। इस तरह अगर सूरत हाल जारी रहेगी मार्केट्स में, तो फिर ज़ाहिर है नुकसान लोगों का अपना ही होगा। इसमें फिर हुकूमत पर ज़िम्मेदारी आयद करना किसी भी तौर दुरुस्त ना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।